नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। एक पावरफुल क्लास एक बार फिर आपके लिए लेकर उपस्थित हो गया हूं। आईटीआई सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की ये क्लास है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हमारी क्लास नंबर है 7। इससे पहले आपको ऐसे ही पावरफुल 6 क्लासेज और प्रोवाइड करवा चुके हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है। यदि इसी क्लास से आप हमारे साथ जुड़े हैं तो जाइए चैनल की प्लेलिस्ट पर और उन सभी 6 क्लासेज को भी ज़रूर देखें। आपके सीबीटी एग्ज़ाम 2023 में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का कंटेंट और अपडेट हम आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करवाते हैं। चैनल आपके लिए बहुत सपोर्टिव रहेगा। इस क्लास को अपने फ्रेंड सर्किल के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि वो भी हमारे साथ कनेक्ट हो सके। आइए आज की क्लास से शुरू करते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। वैसे आपको बता दूं कि जो शुरुआत की 5 क्लासेज हुई वो टॉपिक वाइज थी। आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, 5 टॉपिक है। कोशिश है कि हर टॉपिक में से 5 क्वेश्चन आ जाए। उसके बाद में हम आपको मिक्स क्वेश्चन पर क्लास प्रोवाइड करवा रहे हैं, यानी आज की 7 नंबर क्लास में सभी 5 टॉपिक से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हमने चुनाव किया है। तो आज का पहला सवाल ये रहा आपके सामने। शानदार क्वेश्चन है, पूरी संभावना है कि पेपर में देखने को मिल जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या करे। एक व्यक्ति जो किसी व्यवसाय की शुरुआत से ही उसमें जुड़ा हुआ है क्या कहलाता है? आजकल इसको टेक्निकल एक नाम दे दिया गया है। जो भी व्यक्ति अपना काम करता है ना, उसे आजकल स्टार्टअप बोला जाता है और स्टार्टअप करने वाले को एंटरप्रेन्योरशिप बोला जाता है। एंटरप्रेन्योर को हिंदी में उद्यमी बोला जाता है। आजकल इसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है, वेबिनार्स होते हैं, ऑनलाइन सेमिनार्स होते हैं, उन्हें बोला जाता है एंटरप्रेन्योरशिप। जहाँ सिखाया जाता है तो उसे हम एंटरप्रेन्योर यानी उद्यमी बोलते हैं। यही एक सवाल और आ रहा है कि गुरुजी इसको व्यवसायी भी तो बोल सकते हैं। बिजनेसमैन उस बिज़नेस में कभी भी, उस स्टार्टअप में कभी भी ज्वाइन हो सकता है। इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है कि जो बिज़नेस की स्टार्टिंग से उसमें जुड़ा हुआ हो। हर एक वो बंदा बिजनेसमैन है जो उसमें बाद में भी जुड़ा हो, बाद में भी उसने पार्टनरशिप डाल दी हो, साझा कर लिया हो बाद में भी उसने, वो सब बिजनेसमैन कहलाएंगे। लेकिन जिसने शुरुआत की, जिसने स्टार्टअप किया, उसे बोला जाता है एंटरप्रेन्योर। क्वेश्चन का आंसर आपको बी करके आना है पेपर में। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और सेकंड सवाल आपके सामने ये रहा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, पेपर में ज़रूर आपको देखने को मिल जाएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन? आजीवन शिक्षार्थी होने के लाभों में से एक क्या है? देखो ये हमेशा हम कहते हैं कि इंसान हर स्टेप पर सीखता है, हर दिन नई चीज़ें सीखता है और उसे सीखते रहना चाहिए। यदि आप हमेशा सीखते रहेंगे तो आप एक बेहतर निर्णय लेने में सक्षम हो पाएंगे। किसी भी चीज़ के बारे में जब आपको डिसीजन लेना होगा तो आप बड़ा पावरफुल डिसीजन ले पाएंगे, सेल्फ डिसीजन ले पाएंगे, स्वतंत्र निर्णय ले पाएंगे, क्योंकि आपने हर एक चीज़ को सीखा है, हर एक चीज़ का ऑब्जर्वेशन किया है। तो अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है, आत्मविश्वास आ जाता है कि आप उस पर्टिकुलर बिजनेस, अपने करियर के बारे में आप एक डिसीजन ले सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर ए होगा, एक बेहतर निर्णय निर्माता बनने में फ़ायदा मिलता है या लाभ मिलता है। ठीक, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार लाइक वाला बटन दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करना। जो भी आपका फ्रेंड सर्किल है एक बार उन दोस्तों तक इसे पहुंचा दीजिए, क्योंकि जनरली हम कंपटीशन एग्जाम वालों की तैयारी कराते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करना। ऐप में हम फ्री टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं आपको, है ना। आइए सवाल अगला, नदी को बनाए रखने का मतलब क्या है? सस्टेनिंग ए रिवर। नदी हमेशा लगातार एक जैसी चलती है ना, तो कहते हैं कि हमारी भी लाइफ में स्टेबिलिटी आए, हमारा जो करियर है उसमें स्थिरता आए, हमारी जो नौकरी है, हमारा जो जॉब है, पैसा है, उसमें भी एक सस्टेनेबिलिटी बनी रहे। और इसे, हालांकि इन्होंने तो हिंदी में ही लिखा है, कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। वास्तव में नदी बनाए रखने का मतलब होता है स्थिरता लाना। तो सही उत्तर तो इसका यही है कि जीवन में स्थिरता बनी रहे या उसको लाया जाए, नदी को उसकी वर्तमान स्थिति में बनाए रखा जाए, ये इसका उत्तर कर देना है। यानी मनुष्य भी अपनी लाइफ में वर्तमान स्थिति को बनाए रखे और अपनी स्थिरता को बनाए रखे। मेंटेन, सस्टेनेबिलिटी बोल सकते हो आप उसे, ठीक है। मेंटेन बोल दो या सस्टेन बोल दो, दोनों में से एक ही है, दोनों मत बोलना एक साथ।
अगला सवाल देखो, भेंट देकर उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। दरअसल इन्होंने हिंदी में ऑफरिंग को भेंट लिख दिया। दरअसल ये ऑफरिंग का मतलब ये नहीं, ये कह रहा है कि आपको प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है, उत्पादकता बढ़ानी है। मान लीजिए आपका कोई एक फैक्ट्री है, तो हम सिंपल सी बात है कि फैक्ट्री में जितने भी वर्कर्स हैं क्या करेंगे, समय समय पर उनको ट्रेनिंग देंगे, समय समय पर उनको नए स्किल्स सिखाएंगे, नई टेक्नोलॉजी के बारे में उनको जानकारी देंगे, तो अपने आप प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये रहा सी ऑप्शन, ट्रेनिंग एंड जॉब साइट एक्सपीरियंस। हम उन्हें प्रशिक्षण देंगे, हम उन्हें जॉब साइट यानी जॉब की जो साइट है जहां उनको काम करना है उसके बारे में उनको अनुभव देंगे, काम करके, प्रैक्टिकल करवा करके, चीज़ें सिखा करके, टेक्नोलॉजी देकर, स्किल देकर। तो सी ऑप्शन करके आना, ठीक है। वैसे तो देखो लगभग अगर आप चारों क्वेश्चंस को, चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसी तरह के ऑप्शंस है कि आप समझ जाएंगे और वहाँ उत्तर करने में सक्षम भी होंगे, ठीक है। क्वेश्चन गलत नहीं हो सकते, वहाँ बहुत कम संभावना रहेगी कि आपका कोई क्वेश्चन गलत हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एक सफल उद्यमी होने का एक महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है। आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कहलाएंगे। आपकी माइंडसेट ग्रोथ वाली होनी चाहिए, आप रिस्क लेने वाले होने चाहिए, डिसीजन मेकिंग पावरफुल होनी चाहिए, आपकी निर्णय लेने की क्षमता जो है वो होनी चाहिए, जोखिम उठाने की क्षमता आप में होनी चाहिए, नए नए बिजनेस कर सकें, नए नए आइडियाज़ आ सके, इनोवेशंस आ सके, ये सब आप में होना चाहिए। ऑप्शन अगर देखेंगे तो डी ऑप्शन आपके लिए सूटेबल है। क्या सूटेबल है, वो कह रहा है कि जितना संभव हो सके अपने मार्केट को एक्सपेंड करना, विस्तार करना, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना मार्केट के अंदर। ये हर कोई चाहता है अपने बिजनेस को ग्रो करवाना, तो यही एक सफल उद्यमी की पहचान होती है। डी उत्तर करके आना, ठीक है। क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और आपका एग्ज़ाम कब है कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, और जिस दिन एग्ज़ाम हो जाए व्हाट्सएप पर हमें क्वेश्चन ज़रूर भेजना कि कौन कौन से क्वेश्चन आए। हमारे व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब के कवर फोटो पर मिल जाएंगे, क्लिक करो चैनल पर और कवर पे आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएंगे। तो ज़रूर क्वेश्चन भेजना कि आज इस शिफ्ट में मेरा पेपर हुआ और ये क्वेश्चन आए थे, थ्योरी और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के, जितने याद रह जाएँ। क्वेश्चन देखो, एक प्रोटोटाइप क्या होता है। प्रोटोटाइप शब्द होता है फर्स्ट वर्जन। कोई भी प्रोडक्ट हो उसका जो पहला संस्करण होता है उसे प्रोटोटाइप बोला जाता है। क्या करेंगे, डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, फर्स्ट वर्जन ऑफ प्रोडक्ट या फर्स्ट वर्जन ऑफ सर्विस, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक कर है, डी उत्तर है। ऑप्शन आगे पीछे होंगे, दूसरे ऑप्शन दिख सकते हैं, वहाँ पर ये ध्यान रखना। मतलब यहाँ डी में दिखाई दे रहा है तो वहाँ हो सकता है ए या बी में आ जाए, लेकिन ऑप्शन यही मिलेंगे, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। सवाल अगला, किस वेबसाइट में आइडिया बैंक है जहां आप देश के सामने आने वाली कई समस्याओं की सूची पा सकते हैं। एक आइडिया बैंक वेबसाइट है जिसे स्टार्टअप इंडिया बोला जाता है, जिसकी मैं अभी चर्चा करके आया हूं। कोई भी एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस करना चाहता है तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार के जितने भी होते हैं उनको स्टार्टअप बोला जाता है। भारत सरकार ने एक वेबसाइट लॉन्च की है, स्टार्टअप इंडिया बोला जाता है, जहाँ पर किसी भी तरह की आपकी अपने स्टार्टअप में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उनके बारे में फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन है और आंसर दिए हुए होते हैं कि इस तरह की समस्याएं आई तो आपको करना क्या है, ठीक है। सी उत्तर करके, बी उत्तर करके आना स्टार्टअप इंडिया। मतलब ऑप्शन ध्यान रखो, स्टार्टअप इंडिया वहाँ तो वो ABCD किसी में भी आपके पेपर में हो सकता है, ठीक है ना। हाँ, अच्छे से पढ़ कर जाना और मुझे बताना ज़रूर जिस दिन पेपर हो जाए। उम्मीद कर रहा हूँ मैं आप ज़रूर रिप्लाई करेंगे हमें उस दिन। सवाल, जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में है और जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमें उनकी पहचान कैसे होगी। बड़ी सिंपल सी बात है, हम चीज़ों के बारे में अगर अवेयरनेस रखेंगे जागरूक होंगे। मोर सेल्फ अवेयरनेस, अधिक आत्म जागरूकता होगी तो हम चीज़ों को समझ पाएंगे कि हमारे फ़ायदे में क्या है और हमारे लिए नुकसानदायक क्या है, हमारे लिए कंट्रोल वाली चीज़ें कौन सी है और हमारे लिए अनकंट्रोल कौन कौन सी है, ठीक है। ये उत्तर करके आना अधिक आत्म जागरूक, ठीक है। अगला सवाल देखो, हम इमोजी का इस्तेमाल कब करते हैं। व्हाट्सएप पर चैटिंग करते हो, वर्तमान में सब यूज करते हो। जब हम अपने हाव भाव, चेहरे की जो एक्सप्रेशंस होती है, जो फीलिंग्स हमारी होती है, उनको जब हम
नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से भेजें, यानी बोल नहीं पाते, मैसेज कर रहे हो, आपको हंसी आई, अब सामने वाले को कैसे बताओगे कि मुझे हंसी आ रही है। जैसे आपको कई बार मैं देखता हूँ बच्चे कमेंट में हंसी लिख देते हैं, है ना, लिख क्या देते हैं, वो इमोजी यूज़ करना बोलते हैं। तो बड़ा सा ऑप्शन दिया हुआ है, तो नो डाउट बी उत्तर ही आएगा। क्या आएगा कि शब्द हमारी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं हो, यानी जब हमारी फीलिंग शेयर करने के लिए वर्ड्स कम पड़ जाएं। सिंपल सी बात है, चैटिंग करने के दौरान हंस रहे हो, इमोजी भेज देंगे हंसते हुए की, राइट। बी ऑप्शन करके आना। अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पेपरों में ज़रूर आ सकते हैं, ठीक है ना, पूरी संभावना है, इसलिए इनको अच्छे से कवरअप कर जाना भैया। कवरअप करने का मतलब यही है, पढ़ लो क्वेश्चन, ऑप्शन पढ़ लो, वहाँ थोड़ा बहुत ऑप्शन ऊपर नीचे हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, समझ जाएंगे, वहाँ आप कर सकेंगे। अगला सवाल, भावनाओं को प्रतिबंधित करने का पहला कदम क्या है। थोड़ा सा इनकी हिंदी आप देखेंगे ना तो लैंग्वेज में फ़र्क आता है। आप इंग्लिश को थोड़ा सा साथ में पढ़ें तो वो ईजी समझ में आता है। देखो क्या कह रहा है, द फर्स्ट स्टेप टू मैनेज इमोशन। अपने इमोशन को कंट्रोल करने का, मैनेज करने का पहला कदम क्या है, बड़ा सिंपल सा है, समझिए इमोशंस को, देखिए वो है क्या, अपनी भावनाओं को एक्सेप्ट कीजिए और उन्हें समझिए। एक्सेप्ट एंड अंडरस्टैंड इमोशंस, जो भी आपकी फीलिंग्स हैं उन्हें समझिए कि वो किस बारे में है और क्या हो रहा है, अपने आप मैनेज हो जाएगा सिस्टम सारा, ठीक है। ए ऑप्शन आएगा। एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं तो आपकी भी तो इमोशंस बढ़ते ही जा रहे होंगे ना जी। अगला देखो, इंटरनेट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। इंटरनेट जब हम यूज करते हुए किसी को ईमेल भेजते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक मेल पूरा नाम होता है, तो ईमेल भेजते समय टू एक फील्ड होता है जिसमें सामने वाले का एड्रेस होता है, फिर होता है सब्जेक्ट। उस सब्जेक्ट के बाद में दो ऑप्शन आते हैं, एक को बोलते हैं BCC और एक को बोलते हैं CC। पेपर में दोनों ही आ सकते हैं, ध्यान रखना। BCC का पूरा नाम होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी और CC का पूरा नाम होता है कार्बन कॉपी, और ये इस्तेमाल तब किए जाते हैं जब हमें किसी को ईमेल भेजने हो। क्या क्या भेजते हैं और कैसे भेजते हैं, देखो। अगर आप कार्बन कॉपी सिलेक्ट करते हैं तो आप जब एक ईमेल एक साथ अनेक लोगों को भेजते हैं तब इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने CC यानी कार्बन कॉपी भेजा है, क्लिक कर दिया, तो ये आपके अलावा और जिसको मेल मिलता है उन सब का एड्रेस आपको शो होगा। आपको ये पता लग जाएगा कि मेरे अलावा किस किस को ये ईमेल और भेजा गया है। BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यानी एक ईमेल एक साथ अनेक लोगों के पास गया तो है, लेकिन उस रिसीवर को ये पता नहीं लग रहा कि मेरे अलावा और किस किस को ये ईमेल प्राप्त हुआ, इसलिए जनरली हम BCC का इस्तेमाल करते हैं। पूरा नाम होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ये रहा D ऑप्शन में। CC वाला भी आ सकता है, BCC का भी आ सकता है, दोनों को अच्छे से पढ़ कर जाना, ठीक है ना, हो जाएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन छोटा सा ही है आपका, ठीक है। BCC वाला ये आ जाए तो मैं तो कह रहा हूँ बढ़िया है, आपका एक क्वेश्चन आराम से सही हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट बताओ, बताओ क्या उत्तर करोगे। आत्म प्रतिबिंब की प्रक्रिया है, नहीं समझ में आ रहा, यहाँ देखो, सेल्फ रिफ्लेक्शन इज द प्रोसेस। आत्म प्रतिबिंब यानी खुद का प्रतिबिंब बनाने की, समझते हो, देख रहे हैं कि मैं क्या हूँ, क्या कर रहा हूँ, कहाँ मेरी कमजोरियाँ हैं, क्या मेरी स्ट्रेंथ है, यानी खुद की वीकनेस, स्ट्रेंथ, उनके बारे में जानना, ये सब चीज़ें जो होती है तो इसे बोलते हैं लुकिंग इनवर्ड्स। आप अपने अंदर देख रहे हैं, इसे बोलते हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन, यानी खुद का रिफ्लेक्शन बनाना, रिएक्शन बनाना, कि हम देख रहे हैं कि मैं कौन हूँ और क्या कर सकता हूँ और क्या कर रहा हूँ, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए इमोजी का चयन करते हैं, इमोजी यूज़ करते हैं। मुझे हंसी आ रही है तो मैं हंसने वाला इमोजी सेलेक्ट करूँगा, उदास है तो उदास वाला करेंगे, और रोना आ रहा है तो रोने वाला करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि मैं मेरी फीलिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट इमोजी का चयन कर रहा हूँ। ऐसे तो नहीं कि मैं रैंडमली कुछ भी भेज रहा हूँ, मतलब मुझे हंसी आ रही है मैं रोने वाला उठा करके भेज रहा हूँ, मतलब इमोजी पर क्लिक किया, 3-4 इमोजी सेलेक्ट करके भेज दी, मेरी फीलिंग्स क्या थी उस पर तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, तो ये रैंडम कहलाता है। जबकि हम रैंडम नहीं भेजते, हम फीलिंग जो भी हमारी होती है उनको एक्सप्रेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, बिल्कुल परिपूर्ण यानी एकदम परफेक्ट
इमोजी सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, बी उत्तर करके आना इसका। रैंडम नहीं करते हैं कभी भी, इमोजी ध्यान रखना कभी भी रैंडम नहीं होती जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छा मौखिक संचार, गुड वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल का होता है मतलब मौखिक, समझ गए। खैर आप फेस टू फेस बात कर रहे हैं किसी से तो ये बड़ा क्लियर होता है, सारे डाउट वहीं ऑन सपोर्ट दूर हो जाते हैं, राइट। तो ए ऑप्शन ही करेंगे। स्पष्ट रूप से संवाद करने में मदद करता है, बड़ा क्लियरली कम्युनिकेशन होता है, हम बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, सामने वाले की चीज़ों को समझ सकते हैं, हमारे अंदर कोई डाउट होता है तो तुरंत पूछ सकते हैं। तो वर्बल कम्युनिकेशन तो सबसे बेटर माना गया ही है ना। इसलिए मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास का आप एग्जांपल समझ सकते हैं कि ऑफलाइन क्लास में कोई भी डाउट हो तुरंत पूछ सकते हैं उसी टाइम, यही डिफरेंस है। अगला सवाल, इंटरनेट पर किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई भी, जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तो ये सारी प्रोफाइल क्या कहलाती है। पहली चीज़ तो ये है कि हम इसे बोलते हैं पब्लिक सर्विस बोल दो या पब्लिक प्लेटफॉर्म बोल दो, एक ही बात है। यहाँ आने के बाद आपकी प्राइवेसी ख़त्म हो जाती है, ये ध्यान रखना। और वैसे हम इन्हें ऑनलाइन प्रोफाइल भी बोल सकते हैं या डिजिटल फुटप्रिंट बोल सकते हैं। इनके अलावा एक और होती है, उसे बोला जाता है लिंक्ड इन। क्या बोलते हैं? लिंक्ड इन। तो ये वो है बिजनेस वाली प्रोफाइल है, ये ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, ये है क्या, ये ध्यान रखना। तो वैसे ये सोशल मीडिया है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, ये सब जितने भी है सोशल मीडिया कहलाते हैं। लेकिन ये सोशल मीडिया नहीं पूछ रहा, ये कह रहा है कि आपने अपनी प्रोफाइल बना रखी है तो उसे क्या बोलते हैं, ऑनलाइन प्रोफाइल कहलाएगी, डिजिटल फुटप्रिंट के नाम से जाना जाएगा, जहाँ आपकी सारी चीज़ें डिजिटल पड़ी है, जिसको जो यूज करना है करें। आपने फेसबुक पे फ़ोटो चढ़ा रखी है, कोई उसी फ़ोटो को डाउनलोड करके उसका मिस यूज़ कर रहा है कि नहीं, तो प्राइवेसी तो ख़त्म हो गई। खैर आइए अगले सवाल पर। क्या करें, एक कर्मचारी को पर्यवेक्षकों को मानव संसाधन और अन्य सहयोगियों से प्रतिक्रिया मिलती है। देखो हिंदी समझ में नहीं आ रही, इंग्लिश पर आओ, मैं बताता हूँ क्या करें। ये कह रहा है कि एक एम्प्लॉई होता है, वो फीडबैक लेता है, कहाँ से, अपने सुपरवाइज़र से लेता है, अपने हेड ऑफ रिक्रूटमेंट HR से लेता है, या अदर उसके साथ में जितने भी काम करने वाले। बड़ी सिंपल सी बात है कि वो इम्प्रूव करता है भाई, वो फीडबैक लेगा तो साथ वाले उसे बताएंगे कि यार तेरे काम करने का ये जो तरीका है ये ठीक नहीं है, तो या तो थोड़ा सा काम को ऐसे और सुधार कर ले, तो इम्प्रूवमेंट होता है भैया। फीडबैक लेना चाहिए हर किसी से, इसे फीडबैक लेना बोलते हैं। और फीडबैक मिलने से हम अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफिशियल कन्वर्सेशन क्या होते हैं? औपचारिक संचार कहलाएंगे, फॉर्मल होते हैं। ऑफिस में जो भी आधिकारिक तौर पर बातचीत होती है, बिल्कुल अनौपचारिक नहीं कह सकते उसको, अपन औपचारिक तरीका कहेंगे, है ना। फॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाएगा आधिकारिक बातचीत करने का जो भी तरीका होता है, जो भी पॉइंट होते हैं। अगला सवाल, क्लाउड स्टोरेज जो होता है वो किसके लिए होता है? दरअसल क्लाउड जो होता है ना वो होता है सर्वर। सर्वर वो होता है जो हमें सेवाएं प्रदान करता है, क्लाइंट वो होता है जो सेवाएं प्राप्त करते हैं। जैसे मैंने गूगल पर कुछ सर्च किया तो मैं क्लाइंट हूँ, गूगल ने मुझे उसकी न्यूज़ आउटपुट में दे दी तो वो हमारे लिए सर्वर है, ठीक है। यानी सर्विस प्रोवाइडर जो होता है वो सर्वर होता है, और क्लाइंट जो होता है वो रिसीवर होता है, सर्विस को रिसीव करने वाला होता है। अगला क्वेश्चन, एलेक्सा और सिरी क्या है? इनके अलावा आजकल एक और नाम आ गया है, उसे बोलते हैं कोर्टाना। अभी जितने भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लेटेस्ट वर्जन चल रहे हैं उन सब में कोर्टाना ये है वॉइस असिस्टेंट। तो ये सारे के सारे जितने भी है ना, ये स्मार्ट असिस्टेंट है, बोल करके कोई चीज़ बताना, है ना, रिमाइंडर टाइप में चीज़ें याद दिलाना, ठीक है। जैसे आजकल वो ChatGPT वाला एक चल रहा है अलग से, राइट जी। अगला सवाल, आप कोई भी लाइव सेमिनार अटेंड करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? वहाँ पर इंटरेक्ट करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। कोई भी लाइव सेमिनार चल रहा है, हम चुपचाप थोड़ी बैठेंगे वहाँ, हम भी उसमें शामिल हो जाएंगे। इंटरेक्ट होने का मतलब यही होता है, आप भी इंक्लूड हो जाइए, माहौल बनाइए, बातचीत कीजिए, ठीक है। यानी हम भी उसका पार्ट बन जाए, उसका हिस्सा बन जाए। अच्छा वापस रिपीट हो गया ये तो, है ना। चर्चाओं में भाग लेने वाला सक्षम, इंटरेक्ट कर देना, इसका बातचीत आएगा जी। अगला सवाल है, वाईफाई का पूरा नाम क्या है? वाईफाई का पूरा नाम होता है वायरलेस फिडेलिटी। अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लेना, ठीक है। और एक बीच में वो भी क्वेश्चन आया था कि एक अच्छा वाईफाई क्या होता है? अच्छा वाईफाई वो होता है जिसमें
पासवर्ड लगा हुआ होता है। ठीक है, वायरलेस फिडेलिटी इसका पूरा नाम करना है आपको। अगला सवाल, पावर पॉइंट में एस्केप बटन दबाने से क्या होगा? 2 क्वेश्चन आते हैं, वाइस वर्सा भी आता है। वाइस वर्सा कैसे आता है? ये वाला कि अगर आप किसी भी स्लाइड शो को किसी भी क्षण रोकना चाहते हैं तो कीबोर्ड की कौन सी की दबाएंगे? एस्केप की बोलते हैं। अब यहाँ उल्टा पूछ लिया, एस्केप की दबाने से क्या होगा? स्लाइड शो रुक जाएगा। ठीक है, तो बस प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही है। उम्मीद करता हूँ आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए और ये क्लास अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।